सवाल है कि अगर ईरान में परमाणु लीक होता है तो वो जो रेडिएशन है वो भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया में किन किन देशों में पहुंच जाएगा। क्या आपको लिटरली खतरे वाली बात है कि नहीं है? ईरान में परमाणु लीक हुआ तो दुनिया में भारत, पाक समेत कहां फैलेगा रेडिएशन? यूएस इजराइल पर बड़ा खतरा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में यही चीज़ को डिकोड करना है और समझना है इसके पीछे की कहानी। पहला है ईरान का रेडिएशन किन देशों में फैलेगा और क्या आप खतरे में हैं। दूसरा है कितने ताकतवर हैं ईरान के परमाणु अड्डे, क्या यूएस और इजराइल मिलकर इन परमाणु अड्डों को ध्वस्त कर सकते हैं और क्या उसमें से रेडिएशन निकल सकता है, परमाणु रेडिएशन निकल सकता है। तीसरा है क्या है यूएस का GBU-57 बम जो ट्रंप चला सकते हैं। ऑलमोस्ट बात सामने आ रही है कि इन लोगों की प्लानिंग हो चुकी है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट इन लोगों का अटैक करने का प्लान है। चौथा है परमाणु अड्डा नष्ट करना इतना मुश्किल है। यूएस इजराइल परेशान है कि इतना भी आसान थोड़ी ना है कि ईरान के जो इतने गहरे अड्डे हैं आप उनको ध्वस्त कर दोगे। इतना आसान नहीं, और क्यों नहीं है वो भी आपको बताऊंगी। पांचवा है इजराइल ने ईरान में कितने सफल ऑपरेशन कर दिए हैं। पूरी अपडेट आज आपके सामने। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए, बीच में जो आपको सर्किल दिख रहा है ये ईरान है। आपको पता है ये मिडिल ईस्ट में है। अब इसके आसपास जितने भी मिडिल ईस्ट यानी मुस्लिम कंट्रीज़ है, चाहे वो सऊदी हो गया, चाहे वो अफगानिस्तान हो गया, इसके राइट हैंड साइड में आ जाते हैं तो पाकिस्तान से इसकी बॉर्डर लगती है और पाकिस्तान के बगल में है इंडिया। तो मतलब ईरान से तो हमारी कम ही दूरी है। फिर आपका ये पूरा मिडिल ईस्ट इलाका, फिर अगर आप और दायरा बढ़ा देते हैं तो आपका चाइना, रशिया, और अगर उस तरफ चले जाते हैं तो यूएस। तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर यूएस लिटरली हमला कर देता है ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर, और जो बात चल भी रही है, और अगर उन न्यूक्लियर सेंटर से रेडिएशन निकलता है, परमाणु रेडिएशन, तो उसके बाद ईरान में तो जो तबाही मचेगी वो मचेगी, लेकिन आसपास के देशों का क्या होगा और इसका इफेक्ट कितनी दूर तक देखने को मिलेगा। तो हम आपके लिए इसको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, डिकोड कर देते हैं। अगर देखिए जो रेडिएशन है 0 से 30 किलोमीटर तक की रेंज में कितनी तबाही होती है। अगर हम देखें कि नतांज और फोर्डो रीजन, भाई नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पे तो इजराइल ने हमला किया लेकिन वो अंदर तक नहीं इजराइल घुस पाया। अब फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे भी हमला किया, लेकिन वही बात है क्योंकि वो इतना गहरा है, उनका इनरिचमेंट, उनका यूरेनियम ईरान का इतने गहरे जगह पे रखा हुआ है कि इजराइल के लिए मुश्किल है इतना अंदर तक अटैक कर पाना। इसलिए वो यूएस को लेकर आ रहा है, क्योंकि यूएस के पास दुनिया का एक ऐसा बम है जो उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को तबाह करने में सक्षम है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इन केस अगर सपोज हाइपोथेटिकली इन लोगों ने हमला किया और उधर लग गया, वहाँ से रेडिएशन निकल गया, तो रेडिएशन निकलने के बाद 0 से 30 किलोमीटर के बीच में सिटी ऑफ नतांज आएगी, फोर्डो रीजन आएगा जो कि कॉम के नियर है, ईरान में एक जगह है। तो यहाँ पर तो इतना रेडिएशन एक्सपोजर हो जाएगा, कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी, इवैक्यूएशन संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन जब फैलता है और अगर आप उसको स्मेल करते हो तो आपकी उसी वक्त मौत हो जाती है। आपको पता है ना हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, लास्ट दुनिया ने वो देखा था, परमाणु हमला देखा था। तो अगर ऐसा कुछ होता, और शर्नोबिल भी आप जानते ही होंगे कैसे वो पूरा लीक हो जाता है, और जो शर्नोबिल पूरा का पूरा इलाका होता है आज भी उसके जो निशान हैं वो दिखते हैं। आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी याद होगी। अगर 30 से 300 किलोमीटर के बीच में हम रेंज देखें तो उसमें तेहरान आ जाएगा, उसमें इस्फहान, कौम, कस्तान, वेस्टर्न अफगानिस्तान और इराक के कुछ पार्ट जद में आ जाएंगे। यानी वहाँ तक हाई से मॉडरेट एक्सपोजर चला जाएगा और लॉन्ग टर्म कैंसर रिस्क हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, और जो ये पानी और सॉइल है ना वो कंटामिनेट हो सकते हैं, लोगों की जान जा सकती है। अब आप थोड़ा सा और दायरे को बढ़ा दीजिए, 300 से 1000 किलोमीटर में क्या क्या आएगा? बगदाद, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, पाकिस्तान और इजराइल भी आ सकता है। तो अगर वो रेडिएशन हवा के थ्रू, वाटर के थ्रू और फैलता है तो देखिए ये जो लोअर लेवल ऑफ रेडिएशन है जो हवा के साथ फैलेंगे वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हिट करेंगे, और वहाँ पर खाना और जो पानी है उसमें मिलावट संभव है और उससे जनता की जान जाना, उनको कैंसर होना ये संभव है। अब थोड़ा और बढ़ा देते हैं कि ये रेडिएशन और ज़्यादा फैल जाता है तो ये आँच जो है वो भारत तक भी आएगी, सऊदी अरब तक भी आएगी, तुर्की तक भी जाएगी, इजराइल तक भी जाएगी, रशिया और इजिप्ट तक भी जाएगी। यानी देखिए जो वो रेडिएशन है ना वो आप ट्रेस कर पाएंगे। एटमॉस्फेरिक विंड्स में आपको उसके जो पदार्थ हैं वो मिलेंगे। साइकोलॉजिकल पैनिक हो सकता है,
हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है, फियर बढ़ सकता है और ट्रेड इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर रेडिएशन बढ़ता जाएगा तो जो आपके जितने भी चैनल्स हैं ना, जो वहाँ से पूरा ट्रेड होता है, जो पूरा एक तरीके से माल इधर से उधर होता है, सामान इधर से उधर, तो उस पर स्टॉपेज लग जाएगी। तो आपकी जितनी भी ट्रेड साइकिल है, ग्लोबल साइकिल है, वो डिसरप्ट हो जाएगी, आपको सामान नहीं मिलेगा, तेल के दाम बढ़ जाएंगे, एलपीजी गैस के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, आपके रसोई का सामान महंगा हो जाएगा, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। अब अगर मैं आपको 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज बताती हूँ, उसमें क्या क्या आएगा? यूरोप, सेंट्रल एशिया, चीन और ईस्ट अफ्रीका। अच्छा, ये 5000 किलोमीटर तक अगर आप देखिए एयर सैंपल्स में, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, लेकिन आप जान रहे होंगे शर्नोबिल, फुकुशिमा, ये डेडली अटैक्स थे। डेडली अटैक्स यानी वो जो डेडली रेडिएशन था, तो उसमें ट्रैवल बैन हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो अगर ये रेडिएशन ईरान में, मैं आपको अब मैं 100 बात की एक बात बता देती हूँ कि यूएस और इजराइल ने अगर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर दिया और वो जो यूरेनियम है उसमें से कुछ लीकेज, वो रेडिएशन निकलता है, तो सिर्फ ईरान बर्बाद नहीं होगा, आसपास की जो कंट्रीज़ है उस पर भी इफ़ेक्ट आएगा, पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट आएगा और आप पर भी असर पड़ेगा, ये बात तय है। फॉल आउट विंड कैरियर्स, यानी ये जो शमाल विंड्स होती हैं वो नॉर्थ वेस्ट से ईरान में जो है बहती है, तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई और उस रेडिएशन को उसने कैरी कर लिया तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया तक आंच आ जाएगी। और अगर वो जेट स्ट्रीम्स ने वो रेडिएशन को कैच कर लिया तो आपका देखिए पूरा जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उस 2-3 हफ्ते में वो पूरा रेडिएशन वहाँ पे फैल जाएगा। और आपको पता है कि परमाणु का रेडिएशन बहुत ख़तरनाक होता है, जानलेवा होता है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो आगे आने वाली पुश्तें होती है ना वो भी बर्बाद हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म ग्लोबल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड कोलैप्स हो जाएगा। ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है ईरान में, मैंने आपको सुबह भी बताया था, एक ऐसा पॉइंट है जहां से 20% पूरा का पूरा दुनिया का तेल पास होता है कंटेनर्स में, क्योंकि वो समुद्र का एक इलाका है। तो वो एक ऐसा पॉइंट है, तो वहां पर क्योंकि वो तो ईरान के पास ही है, तो वो सबसे पहले प्रभावित होगा, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। फिर जो रेडिएशन है वो धीरे धीरे और दूसरे देशों में फैलेगा, रेडियो एक्टिव इम्पोर्ट्स बंद हो जाएंगे यूरोप और एशिया से आना, कैंसर, थायराइड डिसऑर्डर, वेस्टर्न सेंटिमेंट बढ़ेगा क्योंकि हमला करने वाला तो यूएस और इजराइल ही होंगे ना। पोटेंशियल राइज इन एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स एंड वॉर क्राइम्स डिबेट्स बिगिन, यानी यूएन तक बात जाएगी ना। आप सोचिए कि अगर आपके एक हमले से ऐसे ग्लोबल त्रासदी आ रही है तो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है वो भी खड़े हो जाएंगे। और सबसे पहले अगर ये इतनी स्थिति बढ़ जाती है तो फिर चाइना और रशिया भी कूदेंगे, वो क्यों पीछे रहेंगे? और चाइना और रशिया कूद गए तो वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन अपने आप बन जाती है। देखिए सीधी सी बात है, अगर ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर साइट पे हमला होता है तो अगर वहां से रेडिएशन निकलता है तो वो ईरान की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, गल्फ स्टेट्स है, वहां पर डायरेक्ट फॉल आउट देखने को मिलेगा। ये जितना भी रेडिएशन है वो पूरे ग्लोब में भी घूमेगा, ट्रिगरिंग पैनिक, कंटैमिनेशन, फियर्स एंड पॉसिबली अ न्यू ग्लोबल हेल्थ एंड सिक्योरिटी क्राइसिस। एक नई सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो हेल्थ है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। वाई इजराइल वॉन्ट्स यूएस बंकर बस्टर्स टू हिट ईरान फोर्डो न्यूक्लियर साइट। मैंने आपको बता दिया भाई, वर्स्ट केस सिनेरियो है कि अगर फोर्डो पे हमला कर देता है यूएस और वहां से रेडिएशन निकल जाता है तो कैसे तबाही मच जाएगी। लेकिन अब बात यह है कि इजराइल सक्षम नहीं है, वो फोर्डो न्यूक्लियर साइट पे उसने एक हमला किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, उसके अंदर तक नहीं पहुंच पाया। अब इजराइल चाहता है कि भाई यूएस के पास ये जो बंकर बस्टर बम है वो लाए और उसको फोर्डो न्यूक्लियर साइट को ख़त्म करे। अब आपको ये जानना है कि यूएस के पास पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास ही ये बंकर बस्टर बॉम्ब है और उसको ले जाने के लिए सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट लगता है, उसका नाम है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। अब ये दोनों क्या है भाई? ये GBU-57 बंकर बॉम्ब जो है, मैं आपको इस ग्राफिक से समझाती हूँ। ये ईरान है, ये उसका फोर्डो न्यूक्लियर साइट है। अच्छा, जो इजराइल के पास हथियार हैं वो सिर्फ और सिर्फ जैसे कि BLU-109, वो 6 से 8 फीट तक हमला कर सकते हैं अंदर, ज़मीन के अंदर, पहाड़ के अंदर। एक दूसरा है GBU-28, वो सिर्फ 16 से 20 फीट अंदर जा सकता है। लेकिन जो यूएस के पास GBU-57 है वो 200 फीट से ज़्यादा अंदर जाके, अगर अंदर बंकर है, कोई भी ऐसा यूरेनियम इनरिचमेंट का अंदर कोई सीक्रेट बंकर है, पहाड़ों के अंदर है, तो उसमें ये GBU-57 जा सकता है। इजराइल के हथियार नहीं जा सकते हैं।
देखिए कैसे यूएस का ये जो 30,000 पाउंड यानी कि 13,000 किलोग्राम का बस्टर बॉम्ब है वो फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट पर जाके हमला कर सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा इकलौता देश है जिसके पास ये बम कैरी करने के लिए एक एयरक्राफ्ट है, उसका नाम है B-2 बॉम्बर्स। उसकी तस्वीर भी आपको आगे मैं दिखाऊंगी, लेकिन आप पहले ये देख लीजिए कि ये है वो B-2 बॉम्बर जो कि GBU 57 को लेकर अंदर तक हमला कर सकता है। आप देख रहे हैं ये दोनों तो सिर्फ इधर ही अटक जाते हैं, तो वो एयरक्राफ्ट आएगा B-2 स्पिरिट और वो कैसे बंकर बस्टर बॉम्ब को गिराएगा फोर्डो न्यूक्लियर साइट पे, और वहां पे जो इन लोगों ने इनरिचमेंट कर रखा है ईरान ने वो तबाह हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इतना आसान नहीं है, मैं आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि जो ईरान का फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है ना वो 95 किलोमीटर दूर है तेहरान से, और वो लगभग 260 से 300 फीट गहरा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब है उसकी लिमिट अगर देखी जाए 200 फीट है, लेकिन ये जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में इनका बंकर है ईरान का वो तो और भी ज्यादा नीचे है। और अभी तो इन लोगों ने कयास लगा रखे हैं यूएस ने, पता नहीं वो और अंदर हो। 260 से 300 फीट यानी 80 से 90 मीटर वो अंदर है, यानी वो एयर स्ट्राइक और बंकर बस्टर अटैक को भी सरवाइव कर सकता है। आपको पता है इजराइल कब से कोशिश कर रहा है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पे हमला करूं, लेकिन उसके पास हथियार ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता है। 2006 में इसका बनना शुरू हुआ था, 2009 में ये ऑपरेशनल हो गया था और ईरान ने इसको पूरी दुनिया की नज़र से छुपा के रखा था। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये है वो साइट, अंडरग्राउंड इनरिचमेंट प्लांट 260 फीट तक अंदर है। और ये जो लाल आपको दिख रहा है ये है, इधर टनल से जाने के लिए ये दो रास्ते हैं। ये जो है एक सपोर्ट बिल्डिंग है और इसमें HVAC है यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग है, यहाँ पर इक्विपमेंट है। और इसके 260 फीट नीचे कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपना बंकर बना रखा है और वहाँ पे परमाणु बम की तैयारी चल रही है, ये दावा है। 2015 में ईरान और न्यूक्लियर की डील हुई थी, ईरान की न्यूक्लियर डील हुई थी यूएस के साथ। फिर बात होती है कि चलो ये लोग अपना जो फोर्डो इनरिचमेंट प्लांट है उसको रोक देंगे और उसमें ज़्यादा यूरेनियम नहीं भरेंगे। लेकिन फिर 2018 में ये अग्रीमेंट, यूएस निकल जाता है इस अग्रीमेंट से बाहर, और उस अग्रीमेंट से निकलने वाले भी ट्रंप ही थे। तो फिर उसके बाद ईरान को गुस्सा आया, उसने वापस यूरेनियम भरना शुरू कर दिया और आज उसने इतना भर लिया है कि वो 9 बम बना सकता है, 9 न्यूक्लियर बम, ऐसा दावा किया जाता है। और वो जो पूरा इलाका है ना उसको सुरक्षा कौन देता है? ईरान और रशिया के सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जो वहां पर रैकी करते रहते हैं। मतलब उनको टारगेट करना इतना भी आसान नहीं है, यूएस के लिए भी आसान नहीं है नष्ट करना। उसके पास वेपन होगा, लेकिन वो क्या उधर लग पाएगा कि नहीं। ट्रंप भी अभी पिछले ही दिनों अपने ऑफिशियल से पूछ रहे थे कि भाई अगर यूएस ईरान पे हमला करता है और फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो हमारे बस्टर बॉम्ब है वो जाके खत्म कर ही देंगे। फोर्डो सबसे गहरा अजय अड्डा है, ये हिस्ट्री में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो इन लोगों ने बंकर बनाया ना ईरान ने, बहुत मतलब इसको अजय ही मान लीजिए, मतलब इस पे आप जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। इजराइल ने हमला किया पर सफलता नहीं, इजराइल ने उस फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास कुछ चीज़ें तबाह कर दी हैं, लेकिन वो जो मेन सेंटर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। 5 सुरंगों को काटकर बंकर नुमा सुविधाएं बनाई गई हैं। ईरान ने इसमें बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ की है, बहुत साल दिए हैं। यहाँ पर 2700 सेंट्रीफ्यूज हैं। सेंट्रीफ्यूज आपको पता है कितने खतरनाक होते हैं? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए सबसे अहम कड़ी जो होती है वो सेंट्रीफ्यूज की होती है। 60% इन्होंने इनरिचमेंट कर लिया है और 60% बॉम्ब ग्रेड लेवल होता है। मतलब इसके बाद आप बॉम्ब बना सकते हो। 233 किलोग्राम हथियार जितना यूरेनियम 3 हफ्तों में बना सकते हैं। इतना इनका आगे बढ़ चुका है पूरा मामला कि 3 हफ्ते लगेंगे इन लोगों को। यूएस को भी एक ही जगह बहुत सारे GBU 57 दागने होंगे। भाई यूएस के पास ही GBU 57 है तो सही जो 200 फीट तक पहुंच सकता है, लेकिन सिर्फ एक बम से काम नहीं चलेगा ना। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे GBU 57 आपको दागने पड़ेंगे। और जो मैं आपको एयरक्राफ्ट बता रही हूँ जो इस बॉम्ब को कैरी कर सकता है वो एक बार में 2 ही कर सकता है। यानी यूएस को बहुत सारे एयरक्राफ्ट लाने होंगे, फिर हर में 2-2 GBU 57 डालने होंगे और एक साथ उस पर बहुत सारे हमले करने होंगे इसी बम से। 2018 में इजराइल ने फोर्डो के पेपर चुरा लिए। अच्छा, फोर्डो का पता कैसे चला? आपके मन में सवाल होगा ना, जब ईरान ने इतना सीक्रेट रखा कि फोर्डो में क्या है तो दुनिया को पता कैसे चला? तो 2018 में इजराइल ने होशियारी की,
ईरान में जाकर दस्तावेज चुरा लिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज से रिलेटेड, और उसमें एक फोर्डो का 55,000 पेजों का फोर्डो के बारे में कि वो लोग क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे तैयार कर रहे हैं। और फिर उस पर पता चला कि भाई ईरान ने उसको इतना डेवलप कर लिया है कि हर साल 2 परमाणु बम बना सकता है ईरान। और उनका तो प्लान था कि हर साल हम 2 परमाणु बम बना लेंगे। इजराइल पर भी है 90 परमाणु बम होने के आरोप। ईरान ये दावा करता है कि बार बार ईरान को कहा जाता है कि हम बम बना लेंगे, बम बना लेंगे, और जबकि हम तो बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं कि भाई हम तो पावर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर रहे हैं, हमको नहीं बनाना। हमने तो एनपीटी पे भी साइन कर रखा है ना, हम तो कह रहे हैं कि हमको बम नहीं बनाना, हमारा तो पीसफुल पर्पस के लिए। लेकिन ये इजराइल और यूएस हमारे पीछे पड़ गए। और जबकि ईरान कहता है कि जो इजराइल हमें रोकना चाहता है परमाणु बम बनाने से, उसने मिडिल ईस्ट में चुपचाप 90 परमाणु बम बना रखे हैं। तो दुनिया को इस पे आपत्ति क्यों नहीं होती है? दुनिया इजराइल को क्यों नहीं बोलता है? भाई इजराइल ने तो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया ना, लेकिन इसके पास 90 परमाणु बम है। अब क्योंकि यूएस उसका साथी है तो यूएस कुछ बोलता भी नहीं है। तो पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास बम है। और ईरान अगर यूरेनियम बढ़ा भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमाणु बम बना रहा हो। अदर न्यूक्लियर साइट्स टारगेटेड, इजराइल ने जो ये ग्राउंड सेक्शन है ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी जो कि नतान्ज, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। और उसमें भी जो एटॉमिक एनर्जी के चीफ हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई हो सकता है, वो कयास लगा रहे हैं कि अंडरग्राउंड एनरिचमेंट हॉल्स जो हैं उस फैसिलिटी के, वो शायद तबाह हो गए, नतान्ज। और नतान्ज भी इनका बहुत बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी है। ये उसका पूरा नक्शा है कि जो ये जो लाल आपको दिख रहा है, इसके अंदर बहुत अंदर यूरेनियम अंडरग्राउंड एनरिचमेंट प्रोग्राम है। लेकिन इजराइल ने क्या कहा, उन्होंने ये किया कि जो सपोर्ट बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है, बैकअप गैस टरबाइन है, पायलट फ्यूल एनरिच, जो इस पूरे प्रोग्राम को चलाते हैं, उसके जितने भी पिलर्स थे ना वो बर्बाद कर दिया। आसपास का पूरा इलाका बर्बाद कर दिया। पर ऑब्वियसली ये जो अंडरग्राउंड एनरिचमेंट प्रोग्राम है वहां तक नहीं पहुंच पाए। अब देखिए नतान्ज को कितना बर्बाद किया है, उसकी बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स देखिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये एकदम ठीक है, और जैसे ही हमला हो जाता है ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, इधर से सब कुछ गायब हो जाता है। ये पूरा आप देख सकते हैं, आप जो है डिफरेंस पता कर सकते हैं। अब ये नक्शा है ईरान के जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं उनका। देखिए ये ईरान है, ये तेहरान है उनकी राजधानी। इधर आपको फोर्डो दिख रहा होगा, वो खुंदाब है। आज खुंदाब पे भी हमला किया है इजराइल ने, उसको अराक भी कहा जाता है। वो वाटर रिएक्टर फैसिलिटी है, मतलब आप न्यूक्लियर की इनएक्टिव स्टेट मान सकते हैं। उधर आज हमला किया है। तबरीज़ में ये लोग हमला कर ही रहे हैं। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में भी बात आई थी कि इन लोगों ने हमला किया है। तो देखिए इस तरीके से, और अब फोर्डो इनका मेन टारगेट है। अब देखिए ट्रंप ने तो ये भी सजेस्ट किया, मैं आपको नहीं शुरुआत में बात बता रही थी कि ट्रंप ने अपने ऑफिशियल से पूछा कि भाई ये जो बंकर बस्टर बम है वो मार भी पाएगा कि नहीं, यूएस सफल भी हो पाएगा कि नहीं। तो उनके ऑफिशियल्स ने कहा कि हाँ हो तो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रंप इस बात से खुश नहीं लगे, सेटिस्फाई नहीं लगे, क्योंकि सीधी सी बात है अगर इनका ये हमला फेल हो जाता है तो वो यूएस के लिए ठीक बात नहीं होगी। GBU-57 का ये जो 13.6 टन का 30,000 LB का बॉम्ब है वो फोर्डो को एलिमिनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये एक बड़ा डिस्कशन है जो यूएस को रोके बैठा हुआ है। इनका जो पेंटागन हेडक्वार्टर है, जो इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर है यूएस का, अमेरिका का, उधर ये दिन भर यही बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम हमला कर देते हैं, यूएस अपना ये बम निकाल देता है, तो क्या गारंटी है कि ये जो इतनी लंबी मिसाइल है GBU-57 जिसका पेलोड 13,600 किलोग्राम का है, तो ये पेनिट्रेट कर पाएगी, ये ध्वस्त कर पाएगी कि नहीं। ये है देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी, ये है वो बम कि ये अगर चलाता है यूएस तो भाई ईरान का, और वही तो बात है कि अगर कर गया, नहीं किया तो नुकसान तो होगा, लेकिन वो जो बात है वो फिर वर्ल्ड वॉर 3 तक भी जा सकती है। और अगर सच में वो कर गया और रेडिएशन फैल गया तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए। ये है वो एयरक्राफ्ट जो इस बॉम्ब को GBU-57 को लेकर उधर ईरान जाएगा और वहां पे हमला कर सकता है। अब आप देखिए कि आखिरकार इजराइल ने कितने सफल ऑपरेशन ईरान में कर दिए हैं। तो देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स एक वीडियो डालता है कि कैसे इजराइल से 1500 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है जिसका नाम है अराक, जो कि वाटर रिएक्टर है।
तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। देखिए, स्ट्राइक ऑन एन इनएक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर इन द एरिया ऑफ अराक इन ईरान, और ये आप देख रहे हैं इनका इतनी बड़ी फैसिलिटी है, इनएक्टिव स्टेट में ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जो आज ध्वस्त कर दिया गया है। इनकी जो लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर इन लोगों ने स्ट्राइक की है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पूरा ये नक्शा दिखाया है। इनफैक्ट इजराइल ने ईरान में बहुत नुकसान कर दिया है, चाहे वो अराक हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट हो नतान्स के पास, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो रडार सिस्टम हो, चाहे वो मिसाइल स्टोरेज साइट हो, जितने भी पावर सेंटर हैं ईरान के, इजराइल ने वो ध्वस्त कर दिए हैं। यूरेनियम इनरिचमेंट और सेंट्रीफ्यूज साइट्स को ध्वस्त किया है, मिसाइल और एयर डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को ध्वस्त किया है, न्यूक्लियर वेपन्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं उनको भी मार गिराया है। लगातार इजराइल डिफेंस फोर्सेस ईरान पर हमला कर रही है। लेकिन एक और बात सामने आई है, बात ये सामने आई है कि ये जो एटॉमिक एनर्जी के चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। उस पर ईरान लिखता है कि अब तो बहुत लेट हो गई, पहले तो IAEA ने बोला था कि वो तो इतने 9 बम बना सकता है ईरान तो, और अब इतना सब कुछ हो गया, इजराइल ने हमले कर दिया, अब US भी हमला करने वाला है। तब वही चीफ कहते हैं, मिस्टर ग्रोसी कहते हैं कि भैया वो तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो न्यूक्लियर, तो ईरान तो पहले कह ही रहा था कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है, वो तो कह ही रहा है कि हम तो पीसफुल तरीके से करना चाहते हैं। और देखिए, आज ईरान ने जो इजराइल पर एक मिसाइल बरसाई है, उसकी शेप देखिए आप, उसकी स्पीड देखिए। ये आसमान में जब तस्वीरें आई तो लोगों को लगा कि भैया ऐसी कौन सी मिसाइल है जो ईरान ने इजराइल पर बरसा दी है। इजराइल के अस्पताल पे हमला हुआ है, इजराइल के जो इंटेलिजेंस सेंटर्स हैं उस पर हमला हुआ है, तकरीबन 200 लोग घायल हैं। तो बहुत सा डैमेज आज ईरान ने इजराइल पर कर दिया है। अब ये मिसाइल कौन सी है, पूरे सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि कौन सी है, कहीं ये सबसे बड़ी वाली मिसाइल तो नहीं है जो अभी तक ईरान बचा के बैठा था। तो इसको क्लियर किया गया है कि अभी जो ईरान की तरफ से 12वां हमला हुआ है इजराइल के ऊपर, इजराइल का ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन चल रहा है, और ये जो मिसाइल इस्तेमाल की गई है उसका नाम है सेजिल मिसाइल। ये एक अल्ट्रा हैवी लॉन्ग रेंज 2 स्टेज सेजिल मिसाइल है। ये सॉलिड फ्यूल पे चलती है, लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज़ हैं, और ईरान की मोस्ट एक्यूरेट और पावरफुल स्ट्रेटेजिक वेपन है। और ये इनके पास इतनी क्षमता है कि वो पेनिट्रेट करके एनिमी टारगेट्स को तबाह कर सकती है। और आज वही तस्वीरें हमको देखने को मिली, आज वही तस्वीरें इजराइल से सामने आई। और देखिए कैसे ईरानियन MP क्या कहते हैं कि US बेसिस पे हमला करना, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि US बेसिस जो कि मिडिल ईस्ट पे, उन पे हमला करना हमारे लिए तो इजराइल पे हमला करने से भी ज़्यादा बेहतर और ईजी है, हमें 5 मिनट लगेंगे उन पे हमला करने के लिए। सोचिए, ईरान कोई खौफ नहीं खा रहा है। उधर ट्रंप ने इतनी धमकियाँ दे दी हैं, ना वो रुक रहा है ना वो खौफ खा रहा है, बल्कि उल्टा ट्रंप को ही धमकी दे रहा है कि हमारे साथ ऐसी लैंग्वेज मत इस्तेमाल करो, हम तो लड़ेंगे, हम तो ख़त्म करेंगे, और जब वक्त आएगा तो तुम्हारे पे भी हमला करेंगे। अब US जो स्टेप लेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आगे क्या होता है। ये जो मैं आपको तस्वीर बता रही हूँ, आज ईरान ने जो हमला किया है, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे हमला किया इजराइल के, और उसके पास एक हॉस्पिटल भी था, वहाँ पर भी धमाके हुए और कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। लेकिन इजराइल भी कम नहीं है, इजराइल ईरान के पावर सेंटर्स तो ख़त्म कर भी रहा है, लेकिन उनका एक न्यूज़ चैनल है उस पर भी हमला कर दिया। उसकी तस्वीरें देखिए, ईरान से भयंकर तस्वीरें आ रही हैं डिस्ट्रक्शन की। और ये देखिए, ये इजराइल की तस्वीर है। आज जो ईरान ने हमला किया, जिस मिसाइल से हमला किया इजराइल पर, तो इजराइल की ये तस्वीरें, मैंने सुबह भी आपको बहुत सी तस्वीरें दिखाई थी। देखिए, ईरान में अब तक 600 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1325 लोग घायल हैं। इजराइल में अभी 24 मौत हो चुकी है और 600 से ज़्यादा घायल हैं। इस पे साफ दिख रहा है कि ईरान का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन इजराइल का भी कोई कम नहीं हो रहा है। साफ पता लग रहा है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो फेल हो ही रहा है, मौतें हो गई है, तबाही आ गई है, इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम कम्प्लीटली एक्टिव नहीं है। जो आयरन डोम की बात की जाती थी वो भी पेनिट्रेट हो रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे हमले हैं जो कि पूरी की पूरी तरीके से एक आप देख लें कि उनको ध्वस्त किया जा रहा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, उनको काउंटर किया जा रहा है। लेकिन ईरान और इजराइल दोनों नहीं रुक रहे हैं, ना दोनों की धमकियां रुक रही है, ना दोनों के अब जो जज्बे हैं और आगे हमला करने के, ना वो रुक रहे हैं। अभी इजराइल पकड़ के US को ले आएगा तो ईरान रशिया और चीन को भी ला सकता है। इनफैक्ट रशिया और चीन की तो आपस में दोनों की फ़ोन पे बात भी हुई है। तो देखिए, लगातार मैं आपको अपडेट्स देने की कोशिश करती हूँ,
ये मामला बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।